शास्त्र की प्रवृत्ति, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। तत्रोद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति त्रिविधास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः वा तस्यायन ननु विभाग अपेक्षया चातुर्य विद्ये वक्तव्ये कथम त्रय विध्यम उक्तमिति चेत् मैवं संस्था विभागस्य विशेषोद्देश्य रूपत्वात् उद्देश्य एवान्तर्भावात् तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संबाया इति खडेव ते पदार्था इत्युपदेशः। वात्स्यायन का कहना है कि इस शास्त्र न्याय वैशेषिक की प्रवृत्ति प्रतिपादन तीन प्रकार से होती है। उद्देश्य, गणना, लक्षण और परीक्षा। लक्षणों का आरोपण वस्तु का केवल नाम ले लेना या गिना देना ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे यह कहना कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये 6 पदार्थ हैं। लक्षण में वस्तु के उस धर्म का उल्लेख करते हैं। जिसके द्वारा वह वस्तु अन्य सजातीय वस्तुओं से पृथक की जाए। जैसे द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण हो। परीक्षा के द्वारा यह विचार होता है कि उक्त प्रकार से दिए गए लक्षण प्रस्तुत वस्तु में ठीक है कि नहीं। न्याय वैशेषिक के प्रतिपादन की एक अपनी विशेषता है कि इन 3 विधियों से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसमें भी परीक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसके कारण ये दर्शन अत्यंत तार्किक माने जाते हैं। यही नहीं, अन्य शास्त्रों पर भी जब विपत्ति आती है तब वे अपनी सुरक्षा के लिए तर्कशास्त्र का ही आश्रय लेते हैं और पूर्व पक्षियों की खबर इसी परीक्षा के द्वारा लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि इन 3 विधियों के अतिरिक्त इनमें विभाग की भी रखकर 4 प्रकार की शास्त्र प्रवृत्ति का वर्णन करना
उचित था। आप 3 ही प्रकार की प्रवृत्तियां क्यों मानते हैं? ऐसा न समझें, क्योंकि विभाग भी एक तरह का उद्देश्य ही तो है। जब वस्तुओं का नाम ग्रहण करते हैं तब विभाजन या वर्गीकरण करके ही तो नाम लेते हैं। यो ही मन माने ढंग से तो नहीं। इसलिए विभाग की उद्देश्य के अंदर ही रख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन में उद्देश्य यही है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इस प्रकार ये 6 ही पदार्थ हैं। किमात्र क्रम नियमे कारणम उच्यते समस्त पदार्थायतनत्वेन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथमम् उद्देश्यः अनन्तरं गुणत्वोपाधिना सकल द्रव्य वृत्तेर्गुणस्य तदनु सामान्यवत्वा साम्यात् कर्मणः पश्चात् तत्त्रितयाश्रितस्य सामान्यस्य तदन्तरं समवायाधिकरणस्य विशेषस्य अन्ते अवशिष्टस्य समवायस्येति। अर्थात यहाँ पदार्थों की गणना कराते समय एक विशेष क्रम देखते हैं। उसका क्या कारण है? कहते हैं, सारे पदार्थों का आधार होने के कारण प्रमुख रूप से विद्यमान द्रव्य का उद्देश्य नाम ग्रहण पहले हुआ है। नीच का ज्ञान पहले करके, नीव का ज्ञान पहले करके तब भवन का निर्माण होता है। मनुष्य को जानने पर ही उसके धर्मों का, जैसे स्थूलता आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। धर्म का ज्ञान पीछे होता है, धर्मी का पहले। इसी प्रकार सभी पदार्थों का साक्षात या परंपरा से आधार द्रव्य ही है। गुण और कर्म का तो साक्षात आधार है। द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व, घटत्व आदि के रूप में जो सामान्य है उसका भी वह सीधा आधार है। हाँ, गुण और कर्म की जाति सामान्य अर्थात गुणत्व और कर्मत्व आदि के लिए उसे द्रव्य को गुण कर्म का सहारा लेना पड़ता है।
गुणत्व और कर्मत्व क्रमशः गुण और कर्म में है। और पहला उद्देश्य दो प्रकार का है। सामान्य जैसे द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थों की गणना, तथा विशेष जैसे पृथ्वी जल तेज आदि द्रव्य के भेदों की गणना। गुणों की गणना कराते समय विभाग नामा आता है, इसलिए विशेष उद्देश्य अवान्तर भेद के अंतर्गत होने से विभाग को पृथक नहीं लेते, उद्देश्य में ही इसे समझ लेते हैं। द्रव्य इन दोनों का आधार है। विशेषों का भी साक्षात आधार द्रव्य ही है। समवाय का कहीं तो वह साक्षात आधार होता है, कहीं गुणादि के द्वारा। तात्पर्य यह है कि द्रव्य या तो सभी पदार्थों का साक्षात आधार है या परंपरा से आधार है। प्रमुख होने के कारण द्रव्य को पहले रखते हैं। इसके बाद गुणत्व उपाधि के रूप में सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण का नाम है। गुण का अर्थ अप्रधान रूप से विद्यमान रहने वाले गुणों को द्रव्य के बाद रखते हैं। इसके बाद गुणत्व उपाधि के रूप में सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण का नाम है। गुण का अर्थ अप्रधान रूप से विद्यमान रहने वाले गुणों को द्रव्य के बाद रखते हैं। यद्यपि गुण कर्म आदि पांचों पदार्थों को समान रूप से अप्रधान गुण कहा जा सकता है, किंतु वैशेषिक लोग रूप रस आदि को ही सांकेतिक रूप से गुण कहते हैं। गुण का सामान्य अर्थ बहुत व्यापक होने पर भी शास्त्रीय दृष्टि से एक विशेष पदार्थ को ही गुण कहते हैं। जो सभी द्रव्यों में रहता है। इसका यह अर्थ कभी नहीं समझना चाहिए कि द्रव्यों में सभी गुण रहते हैं। पृथ्वी में रूप रस आदि नहीं है, न बुद्धि ही है, किंतु कोई न कोई गुण सभी द्रव्यों में रहता ही है। यह सौभाग्य अन्य पदार्थों को नहीं है। यही कारण है कि द्रव्य के पश्चात और अन्य पदार्थों के पहले
गुण का नाम लिया जाता है। इसके बाद कर्म का उद्देश्य होता है, क्योंकि द्रव्य गुण और कर्म तीनों में सामान्य की सत्ता रहती है। यही समानता है द्रव्य गुण और कर्म तीनों में जाति रहती है। इसलिए तीनों को एक साथ ही रखना चाहिए। द्रव्य अपने विशिष्ट कारणों से पहले आ चुके हैं। अवशिष्ट कर्म ही है, इसलिए गुण के बाद उसे रखते हैं। इसके अतिरिक्त यह ध्येय है कि गुण कर्म के बीच गुण को प्रधानता मिलती है, क्योंकि गुणों की पहुंच वृत्ति सभी द्रव्यों तक रहती है। कर्म बेचारे कुछ ही द्रव्यों तक पहुंच पाते। आकाश काल दिशा आत्मा इन विभू द्रव्यों में कर्म पहुंच नहीं सकते। गुणों की अपेक्षा क्रम गुणों की अपेक्षा कर्म द्रव्य के पास पैरवी पहुंचाने में पिछड़ जाते हैं। इसलिए गुणों के उपरांत ही इनका स्थान होता है। इसके बाद इन तीनों में आश्रय लेने वाले सामान्य या जाति का उद्देश्य होता है। ऊपर कह चुके हैं कि आधार के बाद ही आधेय पदार्थ आते हैं। द्रव्य गुण कर्म तीनों ही सामान्य के लिए आधार है, इसलिए वे सामान्य की अपेक्षा प्रधान है। दूसरों के भरोसे जीने वाला पहले नहीं रह सकता, पहले उसके आश्रयदाता का नाम रहेगा, तभी उसका नाम रहेगा। यही कारण है कि सामान्य इन तीनों के अंत में आता है। इसके अनंतर समवाय के आधार के रूप में अवस्थित विशेषण का नाम लेते हैं और अंत में बचे हुए समवाय का नाम आता है। यही क्रम है। विशेष और समवाय को सबसे पीछे डालने का यह कारण है कि इनका प्रत्यक्ष कभी नहीं होता। इसके बाद इन तीनों में आश्रय लेने वाले सामान्य या जाति का उद्देश्य होता है। ऊपर कह चुके हैं कि आधार के बाद ही आधेय पदार्थ आते हैं। द्रव्य गुण कर्म तीनों ही सामान्य के लिए आधार है, इसलिए वे सामान्य की अपेक्षा प्रधान है। दूसरों के भरोसे से जीने वाला पहले नहीं रह सकता, पहले उसके आश्रय दाता का नाम रहेगा, तभी उसका नाम रहेगा। यही कारण है कि
सामान्य इन तीनों के अंत में आता है। इसके अनंतर समवाय के आधार के रूप में अवस्थित विशेष का नाम लेते हैं और अंत में बचे हुए समवाय का नाम आता है। यही क्रम है। विशेष और समवाय को सबसे पीछे डालने का यह कारण है कि इनका प्रत्यक्ष कभी नहीं होता। प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थों से अप्रत्यक्ष पदार्थ पीछे रहेंगे ही। अब ये दोनों निर्णय करें कि कौन पहले रहेगा, कौन पीछे। फिर आधार आधेय का संबंध हो गया। समवाय आधेय है, विशेष आधार। आधार पहले होता है, आधेय पीछे। बस विशेष के बाद समवाय का नाम है। पदार्थों की संख्या 6 या 7। ननु खडेव पदार्था इति कथम कथ्यते अभावस्यापि सद्भावात् इति चेत् मैवम् ऊचः। न अर्थान् उल्लिखित धी विषयतया भावरूपतया खडेवेति विवक्षित त्वात् तथा कथम खडेवेति नियम उपपद्यते। विकल्पानुपपत्तेः नियम व्यवच्छेद्यम् प्रमितम न वा प्रमितत्वे कथम निषेधः अप्रमितत्वे कथंतराम। अब यह प्रश्न है कि आप कैसे कहते हैं कि पदार्थ 6 ही है। अभाव की भी तो सत्ता है, जिसे 7वां पदार्थ मानते हैं। इस प्रश्न पर हम कहेंगे कि ऐसा मत कहो। निषेधात्मक न अर्थ के द्वारा उल्लिखित या बोधित प्रतीति ज्ञान धी प्रत्यय को हम अपना विषय नहीं मानते तथा भाव रूप भावात्मक प्रतीति को ही हम विषय मानते हैं। इसलिए हमारे विवक्षा कहने की इच्छा से ही 6 पदार्थ माने गए हैं। नए अर्थ के रूप में निषेध को समझ लेने के लिए अभाव भी एक पृथक पदार्थ रहे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस अभाव के द्वारा किसी वस्तु की असत्ता का ही तो बोध होगा, सत्ता का तो नहीं। हम सत्ता का विश्लेषण करना चाहते हैं, इसलिए अभाव नहीं स्वीकार करके 6 ही पदार्थ मानते हैं
जो सब के सब भावात्मक है। फिर भी प्रश्न हो सकता है कि यह नियम आप कहाँ से लाते हैं कि पदार्थ केवल क्षय ही है। इसकी सिद्धि के लिए दिए गए दोनों विकल्प असिद्ध हो जाएंगे। देखिए, इस नियम से कि पदार्थ क्षय ही है, व्यावृत्त किया जाने वाला सप्तम पदार्थ प्रमाणों से सिद्ध है कि नहीं। तात्पर्य यह है कि जब आप क्षय ही में ही का प्रयोग करते हैं, तब अवश्य किसी आगामी पदार्थ को निकाल बाहर व्यावृत्त करते हैं। यह बहिष्करण जिसका हो रहा है, उसकी सिद्धि के लिए कोई प्रमाण है या नहीं। या तो सप्तम पदार्थ प्रमाण सिद्ध होगा या असिद्ध। दोनों ही अवस्थाओं में आप पकड़े जाते हैं। यदि वह सप्तम पदार्थ प्रमाणों से सिद्ध है, तब उसका निषेध क्यों कर रहे हैं। प्रमाण से सिद्ध पदार्थ तो सदा स्वीकार्य है। उसका निषेध नहीं हो सकता। यदि प्रमाणों से उसकी सिद्धि नहीं हो रही हो, तब तो निषेध करना और भी कठिन है। असिद्ध या असत वस्तु का निषेध करने में अपना समय कौन मूर्ख नष्ट करेगा।